हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंग्लिश की बात करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि इंग्लिश को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को इंग्लिश सीखने में, ठीक। और इंग्लिश में एक और चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी बोरिंग समझते हैं, स्पेशली क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस रहा मुझे पढ़ाने का, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी टॉपिक को आपको जब समझना होता है, किसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें उसको फॉलो करना होता है, ठीक। और पेशेंस रखना होता है। जैसे हम इंग्लिश में हम ग्रामर की बात करें तो हमारा सिलेबस रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही हमें स्टडी करना होता है, ठीक। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, यानी ये सिलेबस होता है, ये हमें स्टडी करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नाउन प्रोनाउन की, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही बोरिंग लगता है, ठीक। और कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, दो पढ़ ली तो हमें सब कुछ समझ में आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच या कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करना होता है। स्पेशली इंग्लिश में तो आपको पेशेंस रखना होगा और स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक है उनको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक चेन की तरह होते हैं, ठीक। एक एक कड़ी मिलकर क्या है, पूरा कंप्लीट हम समझ पाते हैं उसको। तो आज स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है। हमें चाहे इंग्लिश पढ़नी हो या बोलनी हो या लिखनी हो, हमें सेंटेंस में ही बोलना होता है, सेंटेंस में लिखना होता है, सेंटेंस में पढ़ना होता है। सो सेंटेंस बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और उसको बहुत अच्छे से समझना है। आपको ये समझ आ गया तो आगे की इंग्लिश भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य को अलग अलग शब्दों में लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो सार होता है वो यही होता है कि वाक्य एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ भी निकलता है, ठीक। जैसे आपके सामने लिखा है मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकले, जो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज निकल कर आ रही है। अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्द 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 मिलकर एक ग्रुप बनता है, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, मीनिंग। तो आपको ये दो बात दिमाग में रखनी है, मीनिंग, कि उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। सिर्फ शब्द शब्द मिलकर ग्रुप बनने से काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ निकलेगा तब भी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। और कुछ और डिफरेंट चीजें वो भी हम दिमाग में रखें कि सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, कैपिटल लेटर से अपर केस के लेटर से शुरुआत होती है उसकी, और लास्ट में क्या है, हम फुल स्टॉप भी लगाते हैं। तो ये दो बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस नंबर 1, प्लेज सचिन क्रिकेट। जब हम इसको पढ़ते हैं प्ले सचिन क्रिकेट, तो हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मीनिंग है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सचिन प्लेज क्रिकेट, इससे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हाँ समझ रहे हैं सचिन क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस है। यानी किसी भी सेंटेंस में दोनों चीजें फॉलो होना चाहिए, यानी पहली चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, और दूसरा मीनिंग। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से काम चलेगा, उसका मीनिंग होना जरूरी है। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये सेंटेंस क्यों नहीं है। तो जैसे हमने अभी बताया कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को फॉलो किया था, हर लैंग्वेज का अपना सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होता है, वो हमें देखना, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक। तो बिल्कुल बेसिक तौर पर सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब ये ग्रामेटिकल टर्म हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिमाग घूमने लगता है, ओहो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये क्या है। बहुत ही सिंपल है, समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। होता क्या है, हम कोई भी सेंटेंस बोलकर देख लें, चाहे वो इंग्लिश का और हिंदी का, आप सेंटेंस बोलकर देख लीजिए, हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम करने वाला होता है, ठीक। कहीं ना कहीं एक्शन हो रही होती है, या फिर हम किसी की पोजीशन बता रहे होते हैं। जैसे कि सचिन प्लेज क्रिकेट, अगर हम इसमें देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सचिन की बात चल रही है, ठीक। सचिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक। जिसके विषय में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है वो होता है प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है, यानी सेंटेंस के दो पार्ट आपके सामने आ गए बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जिसके बारे में हम बात करें वो है सब्जेक्ट, और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, तो अगेन यहाँ पर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, और जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, आर प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। लेकिन हम इसको एक और तरीके से समझेंगे, हम जब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो प्रेडिकेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। देखते हैं इनका क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन है,
और वर्ब का ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। अब इनको डिटेल में समझते हैं और इनका कनेक्शन भी देखते हैं, आपस में कनेक्शन क्या है। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि सेंटेंस में जो कर्ता धर्ता होता है, जिसके ऊपर सेंटेंस पूरा आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। जब भी कभी बात होगी क्रिया की, क्रिया कहें वर्ब, एक्शन, मूवमेंट, हरकत, काम, तो हम वहां पर वर्ब की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है। अब इनका रिलेशन देखते हैं। सब्जेक्ट कर्ता होता है डूअर, हम इनसे सिंपल शब्दों में इंग्लिश में कह सकते हैं डूअर, यानी काम करने वाला। क्या करने वाला? जो नंबर 2 पर एक्शन हो रही है, जो नंबर 2 पर एक्शन हो रही है वो करने वाला। इसका रिलेशन ये है, यानी जब भी कभी आप सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो आपको कर्ता यानी काम करने वाला, एक्शन करने वाले को, डूअर को नंबर 1 पे रखना है, और वो जो एक्शन करता है, कर रहा है, उसे आपको नंबर 2 पे रखना है। ये रिलेशन है। ठीक, उस एक्शन का जो आगे इफेक्ट आता है, जिसके ऊपर एक्शन हो रही है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, हिंदी में कर्म, और एक दूसरा सिंपल वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, रिसीवर, यानी जो एक्शन को, वर्ब को रिसीव करता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म के साथ साथ हमें नॉर्मल टर्म भी याद रखने हैं, जो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं कि डूअर, एक्शन और रिसीवर। डूअर को नंबर 1 पे रखते हैं, वो जो एक्शन करता है उसको नंबर 2 पे रखते हैं, उसका जो आगे इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिसीवर। ये इनका कनेक्शन होता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सचिन प्लेज क्रिकेट, तो हम सेंटेंस में जानने की कोशिश करेंगे कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमें वर्ब समझना होता है, वर्ब। ठीक, सेंटेंस में अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सब्जेक्ट भी मिल जाता है और हमें ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। इसमें वर्ब क्या है? प्लेज है। प्लेज नंबर 2 पे आती है, प्लेज। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, कौन खेलता है। ठीक, तो कौन के जवाब में हमें सब्जेक्ट मिलता है, और क्या खेलता है, क्या के जवाब में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ये चीज जो स्टूडेंट, जो पर्सन्स ट्रांसलेट करते हैं हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में, वहां पर ये काफी आपको हेल्प करेगा। हम क्या करेंगे, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हम जाते हैं और हमें मिलती है वर्ब, यानी इंग्लिश सेंटेंस में नंबर 2 पे हमें वर्ब मिल जाती है, लेकिन हिंदी सेंटेंस में वर्ब हमें मिलती है लास्ट में। जैसे हम इसकी हिंदी निकालेंगे, सचिन क्रिकेट खेलता है। ठीक, तो लास्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? खेलता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में हमें वर्ब मिलती है। क्या मिलती है? वर्ब। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, हर हिंदी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में जाइए और आपको वहां पर वर्ब मिल जाती है, खेलता है। अब हम सवाल करते हैं, हमें ट्रांसलेट करना है। जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलना चाहिए, तभी सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, कौन खेलता है। ठीक, हु प्लेज, कौन खेलता है, तो इसके जवाब में हमें मिलता है सब्जेक्ट। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या खेलता है, तो इसके जवाब में हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब को हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और कौन जब हम करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, क्या का क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और इस तरीके से हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चीज को क्या है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इसी के बेस पर आप रीडिंग करके सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे, इसी के बेस पर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में, और इसी के बेस पर आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, ये दिमाग में रखना है, यहीं से इंग्लिश क्या है, डेवलप होगी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम एक तरीके से ओवरव्यू लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाना, क्योंकि मैं आपके सामने साथ में यहाँ पर बेसिक इंग्लिश को डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम भी समझेंगे टाइप्स क्या हैं। ठीक, इनकी पहचान समझते हैं। असर्टिव, पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसको दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट हिंदी हम इसे कथन कहते हैं। ठीक, कोई बात कही गई है उसे हम असर्टिव सेंटेंस में लेकर आते हैं। बात दो तरीके से कही जाती है, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप और बन जाते हैं, फर्दर अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक, देखिए मैं आपको
इंग्लिश इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश याद हो जाएगी, ये आपको टाइप्स याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि टाइप्स आपके सामने दे रखी है तो हम टाइप को ही समझ लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, असर्ट वर्ब को ही समझ लेते हैं। असर्ट का मतलब होता है कहना, असर्ट एक वर्ड है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कहना। असर्शन इसका मतलब होता है कथन, कोई कही हुई बात। असर्टिव कहने से संबंधित, यानी असर्टिव सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जो कहे जाते हैं। अब आप कहेंगे सेंटेंस तो ये भी कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं, इंटरोगेटिव पूछे जाते हैं, इंपेरेटिव में आज्ञा दी जाती है, एक्सक्लेमेटरी में हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, और ऑप्टेटिव में हम विश करते हैं। तो सही मानों में बातें दो तरीके से कही जाती हैं, एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वे में, और एक नेगेटिव और नेगेटिव वे में। पॉजिटिव को ही हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अफर्मेटिव कहते हैं। तो ऐसा आप दिमाग में रखें कि असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। या थोड़ा सा और मैं समझा दूं कि ये स्टेटमेंट दो टाइप का क्यों है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में पुलिस वाले क्या होते हैं, क्रिमिनल से कहते हैं कि अपना स्टेटमेंट दो। ठीक, तो स्टेटमेंट देने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, वो कह रहा है क्राइम मैंने किया है और क्राइम मैंने नहीं किया है। यानी स्टेटमेंट, कथन, असर्टिव सेंटेंस दो तरीके से कहे जाते हैं, ये मैं काम मैंने करता हूं, ये काम नहीं करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सचिन का, तो सचिन प्लेज क्रिकेट, हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये एक बात कही जा रही है सचिन के बारे में, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको नेगेटिव में लें तो हम बोलेंगे सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सवाल किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ समझना है। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सवाल पूछना, प्रश्न पूछना। अक्सर आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो है इंटेरोगेशन चल रहा है। ठीक, अभी चौकी इंचार्ज आपको बाद में मिलेंगे, इंटरोगेशन इज गोइंग ऑन। इंटरोगेशन का मतलब है सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। हम इसे सिंपल एक वर्ड में कह सकते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेट वर्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इंटरोगेट एक वर्ब है जिसका मतलब प्रश्न करना, जैसे मैंने अभी बताया। ऐसे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन जो वर्ड है ये वर्ब भी है, नाउन भी है। क्वेश्चन का मतलब सवाल भी होता है और क्वेश्चन का मतलब सवाल करना भी होता है। ठीक, अच्छा, सवाल भी दो तरीके से किया जाता है। आप ये काम करते हैं, क्या आप ये काम नहीं करते हैं? आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप बाजार नहीं जा रहे हैं? यानी प्रश्न भी दो तरीके से किया जाता है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन होता है और एक क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन होता है। इन इंग्लिश एग्जांपल्स, आर यू गोइंग टू मार्केट, दिस इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन, और आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, दिस इज अ नेगेटिव क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द थर्ड, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम सिंगल वर्ड में हम लिख सकते हैं ऑर्डर या फिर कमांड। ठीक, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। जैसे कि अभी हमने बात की असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। असर्टिव में, इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं। ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं या कमांड कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है और सेंटेंस की शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बहुत ही सिंपल है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ओपन द डोर। ठीक, तो ओपन द डोर क्या है, ये कमांड है, ये एक ऑर्डर है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में जाएगा। ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द विंडो, प्लीज फॉलो मी, प्लीज डू माई वर्क एंड डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ठीक, तो ये इस टाइप के जितने सेंटेंस हैं, ये सारे सेंटेंस आते हैं आपके इंपेरेटिव में। नाउ वी डिस्कस एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, हम कुछ सरप्राइज, हमें कुछ होता है सरप्राइज, हम हैरान होते हैं, तो उस तरह के जो इमोशंस हैं, यानी हमारे फीलिंग्स और इमोशन को हम इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, हम सरप्राइज की फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, सॉरो की फीलिंग को, और हैप्पीनेस एटसेट्रा। यहां भी इस वर्ड पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम का मतलब होता है जोर से चीख कर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे ही बनते हैं। एक्सप्लेन सेंटेंस में हम कुछ जोर से चीख कर, बोलकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं।
मान लीजिए हमने एक क्रिकेट मैच जीत लिया है, तो हम कुछ ऐसे अपनी खुशी जाहिर करेंगे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, ठीक। या फिर दुख की बात करेंगे, अलास मोहन्स फादर हैज डाइड। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहलाता है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑप्टेटिव। वैसे हम बता दें यहाँ पर सेंटेंस सिर्फ 4 तरह के होते हैं, ऐसा भी बुक्स में अवेलेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या है इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, तो उसके बेस पर हम इसको फिफ्थ टाइप बना लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कुछ विश करते हैं, किसी के लिए दुआ बद्दुआ की बात होती है, ठीक, विश करते हैं, कहते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक, मे गॉड गिव यू गुड मार्क्स। तो इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव, जिसमें हम कुछ विश करते हैं किसी के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, थोड़ा सा पॉइंट पर आते हैं, पंक्चुएशन के पॉइंट पर जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक, ऐसे डॉट का निशान फुल स्टॉप होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम इंटरोगेटिव का साइन लगाते हैं, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम डॉट लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप लगता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ये साइन आपने अक्सर देखा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज शेयर करते हैं तो एक नहीं कई लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि हाँ फीलिंग्स की बात चल रही है, ठीक। वैसे एक से ही काम हो जाता है, लेकिन हमारे फीलिंग और इमोशंस नहीं होते, कंट्रोल नहीं होते हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट ऑप्टेटिव पे। तो ऑप्टेटिव में भी यही साइन लगता है, क्योंकि विश करना भी एक तरीके से फीलिंग और इमोशन की बात है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।